क्या होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात के इम्कानात पैदा हुए हैं। पहले कहते थे कि आएंगे तो इनको हम गोलियां मारेंगे। आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात की तरफ आना चाहेंगे। हम पहले भी संजीदा थे और हम बाख्तियार मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। कि आपको जो तनख्वाह 1 लाख मिलती थी वो अब लाखों में बदल गई है। 3 कश्तियाँ थी यूनान के सबसे बड़े जजीरे क्रीति के नजदीक एक इलाका है गोबिदोस, वहाँ पे इनको हादसा पेश आ गया है। 1 साल के बाद फिर ये दूसरा हादसा है। किसी के पास इंटरनेट चल रहा है, किसी के पास नहीं चल रहा, किसी के क्लाइंट्स जा रहे हैं, कोई खुद मुल्क छोड़ के जा रहा है, तो इस वक्त जो कंप्लीट अनसर्टेनिटी है ना सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात के इम्कानात पैदा हुए हैं वो कहाँ तक सही है या गलत है और क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमें इसी प्रोग्राम में ये भी बात करनी है कि यूनान कश्ती हादसा हुआ, 1 साल पहले एक हादसा हुआ, 400 जाने गई, अब फिर एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। ये क्यों हो रहा है और कितने नुकसानात हुए हैं अभी तक, कितनी जानी नुकसान हमें जिनका सामना करना पड़ा। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इंटरनेट की जो सुस्त रवि है उस पर भी बात करेंगे। बहुत बड़ा ये भी एक नुकसान है जो हमें देखना पड़ा है, जिसका सामना करना पड़ा है। IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पे हैं। बयानात तो बहुत से आ रहे हैं। सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो भी शायद आगे चली गई है और मुतालबात सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इम्कानात क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान बचर साहब। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब माजिद सिद्दीक निज़ामी साहब। आप सबका दोनों का मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं पहले मलिक साहब से स्टार्ट करूँगा। मलिक साहब, क्या चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच क्या रही है और आपने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी वो अब कंफर्म है कि ये फिर अब आगे चलेगी या फिलहाल ये नहीं शुरू होने जा रही? पहले ये कहते थे कि ये संजीदा नहीं है। अच्छा, हम इनको ये कहते थे कि अगर आप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, अगर आप समझते हैं कि आप बाख्तियार गवर्नमेंट हैं तो आप एक जुडिशल कमीशन पहले बना दें। जुडिशल कमीशन को हमारा तो नहीं होना, उसमें एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी हो जानी है। जुडिशल इंक्वायरी 9 मई की, लेकिन वो इन्होंने नहीं बनाई। आपको भी पता है जिस वजह से नहीं बनाई। तो मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात आज इनकी संजीदगी का तो हमें पता चल रहा है कि पहले कहते थे कि आएंगे तो इनको हम गोलियां मारेंगे, छट्टे मारेंगे, फिर अब उससे ये पीछे चले गए। तो हमारी आज मुज़ाकराती कमेटी मिल रही है। तो आप इसका मतलब है आप तो संजीदा है ना। चलो ये बात तो एक आ गई कि आप मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। ये संजीदगी 26 नवंबर के बाद आई है या पहले से संजीदा थे? बड़ा सब मैं ना इसमें आपको ये अर्ज करूं, हम पहले भी संजीदा थे और हम बाख्तियार मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। ये जरा थोड़ा समझाइएगा, बाख्तियार मुज़ाकरात जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। बाख्तियार मुज़ाकरात डेफिनेटली जब तक उन मुज़ाकरात में वो ताकतें नहीं होंगी जिन ताकतों के पास ये जो इनको लेके आए हैं, ये जो हर इलेक्शन में देखें। अब ये बात को ढकी छुपी नहीं रही सर कि हम कोड वर्ड्स में बात करें। अब देखिए बात यह है कि हर इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है जी। इस दफा किरदार और ज्यादा हो गया एस्टेब्लिशमेंट का। तो अब जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब इनको लाने वाले वो है, जब फॉर्म 47 का सारा कुछ उन्होंने करवाया RO से, तो फिर बड़ा सब कैसे मुज़ाकरात। तो आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अफराद होने चाहिए मुज़ाकराती कमेटी में, तब जाके फिर आप समझेंगे कि ये बाख्तियार मुज़ाकरात हो रहे हैं। जब तक उनकी मर्जी आप हो जाए, आगे घंटे में ये हमें खुद बुला के कहेंगे आए जी हमें बताएं क्या क्या TOR से। देखिए बात ये है कि ये क्योंकि उनके लाए हुए हैं, तो ये जो बातें करते हैं ना जी, हम तो एक खुली बात कर रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट हो गई, उनको लेके आ गए, ये बैठ गए, फॉर्म 47 के जरिए बैठ गए। लेकिन अब अगर मुज़ाकरात ये करते हैं, ये तो हमें कहते हैं ना कि आप अख्तियार लेके आए, अख्तियार तो इनके पास नहीं है। चले, मैं माजिद निज़ामी साहब की तरफ भी मुझे जाना है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक बात है, थोड़ा सा तजाद ये आ जाएगा कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार ना हो और दूसरी तरफ खुद ही किरदार मांग भी रहे हैं। नहीं, हम किरदार मांग नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि इनको उनके बगैर आना चाहिए। बट मुझे ये बताएं, इनके कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद है कि एक जमहूरी हुकूमत है, इनके पास पंजाब में गवर्नमेंट थी, इनके पास मरकज में गवर्नमेंट है, जिस तरह आ गई है। एक जमहूरी हुकूमत से एक सियासी जमात एक मुतालबा कर रही है 8 फरवरी के बाद, पहले को आप छोड़ दें।
जो कुछ फस्ताहियत हुई, उसके बावजूद उन हालात में हम इनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप 9 मई का जुडिशल कमीशन बना दें। भले उसमें हम दोबारा भी कसूरवार होते तो हम तो हम कबूल करने को भी तैयार थे। ठीक है, तो ठीक इसका पहला ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ माजिद निज़ामी साहब कि ये जो मलिक साहब बता रहे हैं कि ये संजीदा हैं लेकिन ये चाहते हैं बाख्तियार मुज़ाकरात हो, इसके इम्कानात कहीं आपको नज़र आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि जो 3 फरीक हैं इस मामले में, एक इस्टेब्लिशमेंट है, एक तहरीक इंसाफ है, एक मुस्लिम लीग नून है, तीनों के अपने अपने ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये मुज़ाकरात की तरफ आना चाहेंगे। ठीक है, तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करते हैं तो 26 नवंबर के एहतजाज के बाद जिस तरह से वो एहतजाज मुंतशिर हुआ या उसके ऊपर जिस तरह से सख्त हुकूमती रद्द-ए-अमल आया, उसके बाद कारकुनों में जो एक मायूसी की फ़िज़ा भी थी, उससे ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ की बारगेनिंग पावर अभी थोड़ी सी कम हो गई है। मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि चूँकि उनके ऊपर डे 1 से 8 फरवरी से अब तक ये एक प्रेशर है कि वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, और अगर वो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, इधर से फिर जल से जुलूस आ जाते हैं, तो वो 2 महाजों पे काम कर रहे हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये सूट करता है कि कम से कम ये सड़कों का एहतजाज का मसला हल हो तो हम को थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस की तरफ जा सकें। इस्टेब्लिशमेंट का मामला ये है कि उनकी जानिब से ये तासुर ज़रूर मौजूद है कि 9 मई की माफ़ी नहीं है, उसके मुकदमात होंगे, वो चलाए जाएंगे। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो आलमी दबाव है या बदलती बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है, उसके साथ साथ मईशत का जो मामला है वो उन्हें कहीं ना कहीं परेशान करता रहता है। तो इस वजह से अब मुझे लगता है कि जो स्पीकर का जो एक फोरम यूज़ किया जा रहा है उसमें चूँकि पहले एतमाद साजी होगी, ये तवक्को रखना कि जी कोई रिहाई हो जाएगी या कोई बहुत बड़े बड़े इक़दामात हो जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। पहले बड़ी बुनियादी और बड़ी छोटी चीज़ों से मामलात शुरू होंगे। तो मैं मलिक साहब आपको पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी जी जी, आपने पूछा नहीं किस बात की? मैं वही पूछ रहा हूँ। जी 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 जी, मुझे पता चला है कि आपको जो तनख्वाह 1 लाख मिलती थी वो अब लाखों में बदल गई है, गालिबन 5-7 लाख रुपया तनख्वाह हो गई है। बताएं ना ज़रा हमारे, आप खुश हैं इस बात पे कि स्पीकर साहब ने ये किया है और सब ने कोशिशें की हैं? जी बड़ा साहब, सब ने तो नहीं, मैं ये अपोजिशन को तो मैं बिल्कुल नहीं हम कहूँगा कि हमने, हमारी कोशिश तो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं थी। आप नहीं चाहते थे? तो मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ ना। अच्छा, उसमें ये था कि तनख्वाहें जो बढ़ी हैं वो यकदम इन्होंने, पहले बेसिक पे थोड़ी बढ़ती थी, अलाउंसेस बढ़ जाते थे, पहली दफ़ा हुआ है कि तनख्वाहें बढ़ी हैं। अच्छा, इसमें ग्रेजुअली अगर ये बढ़ाते तो कुछ बेहतर हो जाता, अगर हमारी इनपुट्स ले लेते तो इसका कोई बेहतर रास्ता निकल आता। अद्दी अक्सरियत थी, हमने नुक्ता एतराज़ भी उठाया, हमने उस पर मुखालफत भी की, बाहर आके भी बात की, बाहर निकल भी आए। फिर अंदर हमने इसलिए जाना था कि हमारा रिक्विजिशन पे हमारा इजलास था और हमने 26 नवंबर पे बात करनी थी। पब्लिक के लिए वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि पहले क्या तनख्वाह थी एक पंजाब के MPA की और अब क्या तनख्वाह हो गई है? कि मुझे जो रिसेंट मिलता था वो मिलता था कोई 1,75,000 जी। ठीक है, मुझे जी, और अब सुनने में आ रहा है कि 2,80,000 मिल जाएगा जी। नहीं तो फिर कुछ ज़्यादा किस्मत तो नहीं बदली आप लोगों की, मतलब बात तो उधर ही फंसे हुए हैं आप। जो अपोजिशन लीडर होते हैं उसकी तो मिनिस्टर का स्टेटस तकरीबन नहीं होता, उसके पास मराहत उसके मुताबिक नहीं होती। सर मिनिस्टर, आपको तो पता है जो हाल इधर अपोजिशन लीडर का कर रहे हैं, हमारे से तो एक दफ़ा आपको याद है पूरा 1.5 महीना बाहर बैठे रहे। अब जिस स्पीकर्स के राब्ते की बात कर रहे हैं माजिद साहब, आज स्पीकर कॉन्फ्रेंस हो रही है और सिर्फ अपोजिशन लीडर पंजाब को उधर नहीं बुलाया गया, बाकी सब अपोजिशन लीडर मौजूद हैं उधर। मुझे यही पता चला है कि सारे मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर। जब ये खान साहब से मिलने गए और फिर वहाँ पे ही इनको ही शायद हवालात में या पता नहीं क्या हुआ, इनके साथ कुछ वाक़या हुआ था, वही हम इनसे पूछेंगे कि वहाँ पर हुआ क्या था और अब जो पोजीशन क्या बनने जा रही है, तहरीक इंसाफ क्या करेगी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। आपको भी गिरफ्तार किया गया था जब आप खान साहब से मिलने गए थे?
सर मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जब तक ये पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने देंगे, 24 नवंबर से पहले हम उधर गए थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन शिबली फराज साहब थे, साथ मैं था, साहबजादा हामिद रजा साहब MNA साहब थे और फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब थे। हमें इन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा अडयाला चौकी में, मैं तो अबडक्शन ही कहूँगा, करके बिठा दिया और जब टाइम गुजर गया तो हमें छोड़ दिया। देखिए जब तक, उसके बाद खान साहब ने 24 नवंबर की डेट दे दी। अब जब तक सियासी लोगों को खान साहब से नहीं मिलने देंगे तो ये किस तरह मैं कहूँगा कि ये संजीदा है। यानी अगर आज हमारी मुज़ाकराती कमेटी मिल लेती है, कुछ उधर से हमें बाहर क्लैरिटी आ जाती है कि ये बात हुई है, तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैं बिल्कुल उनसे इतफाक करूँगा माजिद साहब से कि अब मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि बहुत बड़ा इन्होंने जो सानिया डी चौक में जो एक वाकया हुआ है उसमें हम काउंटिंग में ना जाएं। एक शहीद हुआ है, 2 हुए हैं, इवन जो 3 वो एक्सीडेंट में शहीद हुए हैं रेंजर वाले, वो भी इसी तरह ही कीमती जाने हैं, इसी तरह ही मुल्क के सर्विंग वो एक है अपना, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, सर्विंग सिपाही हैं हमारे वो, इतनी उनकी जाने कीमती हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने पहला स्टेप, आखिरी स्टेप ले लिया, पहला स्टेप बना के, तो वो तो वक्त के वजीर आजम ने लिया ना जी। तो अच्छा, मैं आपसे एक नुक्ता और भी पूछना चाह रहा हूँ। मुझे मेरे सामने भी पोस्ट आती हैं कि जी अस्करी जो मसनूआत हैं इनका बाइकआउट किया जाए। आप इस तरह के किसी बाइकआउट के हक में हैं या मुखालिफ हैं? देखें बड़ाई साहब, मुझे ना पार्टी की तरफ से किसी किस्म की कोई सेक्शन आई है, ठीक है, एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ना ही मैंने कोई जाती तौर पे कोई इस किस्म का बाइकआउट किया है, ना ही कोई मुझे पार्टी की तरफ से ये आया है कि आप अपनी पार्टी में या अपने को MPs को या किसी को कहो कि आप अस्करी मसनूआत का बाइकआउट करें, और ना ही मेरे। ठीक है, इसका मतलब है आप मसनूआत मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपकी पार्टी जो है वो संजीदगी दिखा रही है। सोशल मीडिया का जो पहलू है वो ठीक नहीं है, आपने दुरुस्ती फरमा दी। माजिद निज़ामी साहब, अब आप कह रहे हैं कि ठीक है तीनों फ्रीकैन आ जाएंगे, ये जब एक फ्री कितना कमज़ोर हो जाए 26 नवंबर की कॉल के बाद, अब पता नहीं एग्री करेंगे या नहीं करेंगे मलिक साहब, लेकिन ज़ाहिर बात है पिसपाई की सूरत में, या इसे सियासी शिकस्त कह लें या वक्ती नाकामी कह लें, बहरहाल हुकूमत जो है उसका मोराल बुलंद है, चाहे उसके पीछे किसी की बैक है। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि वो इनकी शराइत तो नहीं हो सकती ना? अब क्या मसला है कि भाई हमें चलने दो, हम अगले 4 साल चलेंगे, आप अपना एहतजाज करते रहें, या वक्ती तौर पर हम कुछ रिहाइयाँ कर सकते हैं? क्या हो सकती है मुज़ाकरात की टेबल पे गुफ्तगू क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, गुफ्तगू में तो सब जो फरीक हैं उनको एक एक कदम पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि सब के तमाम मुतालबात माने जाएं तो फिर ऐसा तो आज तक दुनिया में तारीख में नहीं हो सका। तो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात के अंदर कुछ ऐसे मुतालबात भी होते हैं कि जो होते तो बड़े भारी भरकम हैं, लेकिन वो इसीलिए रखे जाते हैं कि उनकी मौजूदगी में आप जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन पर इम्प्लीमेंट करवा सकें। तो मुझे लगता है कि आगाज़ में इस तरह के कोई बड़े मुतालबात नहीं हो सकते। बिल्कुल मेरा ख्याल है इन चीज़ों से आगाज़ हो सकता है कि जी आइंदा कोई मुकदमात ना हो, या जितने मुकदमात मौजूद हैं उनमें से कुछ के अंदर रिलीफ दिया जाए, और फिर दोनों साइड्स जो हैं वो इस चीज़ को गेज करेंगी कि ये मामला कैसे चल रहा है। अगर तो वो स्मूथ चलता है और कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उसकी वजह यह है कि अभी दोनों साइड्स पे मुज़ाहमती और उकाबी जहनीत रखने वाले भी कई ग्रुप्स एक्टिव हैं जो ये चाहते हैं, मुकर्रर भी हैं दोनों तरफ, बिल्कुल, जो चाहते हैं कि मुज़ाहमत जारी रहे, बिल्कुल बिल्कुल मुसलसल। तो वो उसके दरमियान में दोनों पार्टीज़ के लिए रास्ता निकालना भी एक अहम काम है कि वो अपने अपने फ्रीकैन में इस चीज़ को समझा बुझा के उनको इस चीज़ पे लाएं कि स्पॉइलर क्रिएट ना किए जाएं, ठीक है, मुज़ाकरात बिगाड़ने की कोई कोशिश ना हो। बात की है कि हमने वहाँ पे पसपाई हुई, हमारा मोरल डाउन है। सर बात ये है कि एक सियासी जलूस निकला और एक सियासी इज्तिमा हुआ, और उस सियासी इज्तिमा पे एक सो कॉल्ड सियासी हुकूमत ने गोली चलाई, ठीक है। हमारी पसपाई कतन इस सेंस में नहीं हुई। देखिए मैं एक सियासी वर्कर हूँ बड़ा साहब, जी जी जी, और कतन ये उम्मीद नहीं थी कि वहां पे एक सियासी हुकूमत, एक अपने आप को इलेक्टेड हुकूमत कहने वाला वजीर आजम निहत्ते लोगों पे गोली चलाएगा। देखिए ये आखिरी स्टेप था, इसको आप पसपाई ना कहें, 100 हुकूमत का जबर कह लूं, हुकूमत के जबर के आगे पसपाई कह लूं, पर आप कह लें, ठीक है, बिल्कुल हुकूमत का जबर। और
और ये वो प्रेसिडेंट सेट हुई है कि अब सियासी इज्तिमाओं पे देखिए गोली, अब देखिए डी चौक को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, चलो डी चौक लोग पहुंच गए थे, 1000 तरीके थे उनको डिस्पर्स करने के। सर वाटर कैनन होती है, इस्लामाबाद की सर्दी थी, एक दिन को बैठ जाते, दूसरे दिन तक आधे लोग वैसे ही काम हो जाते हैं। आपको तो पता है पाकिस्तान की जो मॉब मेंटेलिटी होती है। तो क्या सर पहले दिन ही आप 2-4 घंटों में डायरेक्ट फायरिंग, और इनके मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम छांटा लगाएंगे और सारे भाग जाएंगे। मेरा वो नहीं कहते हैं कि 9 मई जैसा कोई वाकया ना हो जाता, वो कहते हैं ये बाद में पार्टी कहती है कि हमें रोका नहीं, पहले रोका नहीं था तो वो हमारे गले पड़ गया, अब रोका है तो अब वो गले पड़ गया। वो कह रहे हैं क्या करें हम, किस तरफ जाएं? इनको फिर ना रोकने का तरीका भी नहीं पता और इस नालायक हुकूमत को रोकने के तरीके का भी नहीं पता। चले यानी गोली से रोका जाता है, कलपोषण का भी ट्रायल हुआ था, आप रोकने के लिए बंदे ही मार दें। ठीक है, उस दिन तो अस्पताल की छतें भरी पड़ी थी अपना फर्क भाई। नहीं अब आप ये बात कर रहे हैं तो अब तो क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या एक इंसानी जान भी बहुत कीमती है, लेकिन आपके कारकुनान जो हैं सैकड़ों की तादाद में, आपके कई लीडरों ने ये इसका इजहार भी किया। तो आप बताएं कितने लोग वहाँ पे आपके जहाँ भाग हुए हैं? क्या जी फर्क साहब, उसमें हुआ ये है कि जो हमने लिस्ट दी है मिसिंग की वो 139 की है, जो एप्लीकेशन गौर खान साहब हमारे चेयरमैन ने दी है वो 39 की लिस्ट। ये पूरे पाकिस्तान से लोग हैं 139 मिसिंग, और ये अभी तक मिसिंग है। जो अब इन मिसिंग में हमें ये नहीं समझ लग रही कि इन मिसिंग में कैजुअलिटीज कितनी है, इंजर्ड कितने हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग सामने नहीं आ रहे। तो देखिए सर बात ये लोग जेलों में तो नहीं है, जेलों में तो नहीं है लोग, जेलों में नहीं होती, उनकी तो गिरफ्तारी दर्ज होती है ना फरक भाई, वो तो हमारे रिकॉर्ड पे है। वो तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ऑलमोस्ट 10,000 बंदा है। देखिए मेरी एक मैं और अर्ज करूंगा, एक मिनट आपका लूंगा। सर बात ये है, ये तो इतने गिरे हुए हैं, ये तो आप खुद देख लें कि इद्दत केस से लेके खान साहब की बीवी तक एक घरेलू औरत है, 9 माह जेल में रखा, बेसलेस मुकदमात में उनको डाला, फिर उन पे इन्होंने क्या क्या बातें की। देखिए वो एक औरत है, क्या बेगम नुसरत भुट्टो नहीं निकली थी जुल्फकार अली भुट्टो के लिए? क्या मोहतरमा मरहुमा कलसूम नवाज नहीं निकली थी अपने खामद के लिए? तो क्या अगर अपने खामद के लिए वो निकली है तो उन्होंने कौन सा गुनाह कर लिया है? बिल्कुल ठीक है, इस तरह से तनकीद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और आपने कहा इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि आपके मुज़ाकरात हो जाएंगे, क्योंकि जो भी हालात बने पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। यूनान कश्ती हादसा हुआ और ऐसे हादसा पहले भी होते रहे हैं, और अब ये फिर एक बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी हैं उनके बारे में लोग फ़िक्रमंद भी हैं, और जो ख़बरें आई हैं वो कुछ अच्छी नहीं हैं। ये क्यों होते हैं हादसात और हम अभी तक इन्हें रोक क्यों नहीं पाए? ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, हम इसी पे बात करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। मैंने यूनान कश्ती जो हादसा है उसके ऊपर बात करनी है, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली शेर विर्क। ये जो इमिग्रेशन के हवाले से जितनी भी बातें आती हैं ये उनको कवर भी करते हैं। इन्होंने सैकड़ों स्टोरीज़ कवर की, जो लोग यहाँ से डंकी लगा के जाते हैं, वो कहानियाँ लोगों के सामने लेके आए, वो मजबूरियाँ, वो हालात सब दिखाए। मेरे साथ लाइन पे हमारे नुमाइंदा एक न्यूज़ यूनान भी मौजूद हैं, रफ़ाकत। पहले मैं रफ़ाकत आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइए ये हादसा कब और कैसे हुआ, कितने अफराद हैं और कितने लोग अभी मिसिंग हैं, कितने लोग अपनी जान खो बैठे हैं? जी बिल्कुल, ये लीबिया से इटालिया के लिए 9, 10 और 11 दिसंबर को निकली थी। ये 3 कश्तियाँ थी जिनमें बिलतरतीब 46 83 अफराद जो है सवार थे, और जुम्मा और हफ्ता की शब यूनान के सबसे बड़े जजीरे क्रीती के नज़दीक एक इलाका है गोविदोस, वहाँ पे इनको हादसा पेश आ गया है, और इनमें टोटल तकरीबन 172 के करीब जो है वो तारकीन वतन जो सवार थे, जिनमें से अभी तक जो पाकिस्तानी हैं उनको में से 47 अफराद को जो है वो जिंदा बचा पाए हैं ये कोस्ट गार्ड वाले। 7 डेड बॉडीज मिली हैं, जिनमें से 5 जो है उनकी कौमियत पाकिस्तानी है, जिनमें से 2 जिला गुजरात के, 2 जिला सियालकोट के और 1 जिला मंडी बहाउद्दीन का है। 46 अफराद को एथन के नवाही इलाके मालाकासा में एक हिरासती कैंप में ले आए हैं, जहां पे उन लोगों ने आते ही जो है अपनी असाइलम की दरख्वास्त दे दी है। और दूसरी जो बात है उसमें 10 से ज़्यादा जो हैं वो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जिनको कल हुकूमत यूनान ने अलहदा से करके दूसरे कैंप में उनको मुंतकिल कर दिया है। और एक बात मैं मज़ीद पता चलूँ कि जो मईतें हैं
उनके लिए सफारतखाना पाकिस्तान ने कोशिश शुरू कर दिया, उनकी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए कल या परसों वो भी एथेंस पहुंच जाएंगी और फिर जल्द अज जल्द उनकी तरसील पाकिस्तान कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। अली शेर, ये क्या है, आपने तो इतने लोगों से बात की, कहानियाँ सामने लाए आप, ख़ास तौर पे ये डंकी कहानी है, ये भी डंकी का ही शिकार हुए हैं ये लोग, तो क्या है, किस तरह से रोका जाए इन्हें? यानी ये तो है कि अपने मुल्क से निकलना है, किसी अच्छे मुल्क में जाके रिहाइश पजीर होना है, लेकिन जान की बाजी लगा के? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जिस तरह ये रफाकत भाई फरमा रहे हैं, 12 से 15 साल की एज के बच्चे हैं, अब वो कैसे फ्लाई करके यहाँ से गए हैं? तो ये सीरियस सर्च नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि यहाँ से लोग जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं। नहीं, कैसे इसको रोका कैसे जा सकता है? यानी मैं समझता हूँ कि फारूक भाई, ये इंडिविजुअल की अपनी पहली गलती है। अब सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मैं हूँ और बहुत सारे लोग हैं, लोग वहाँ जाते हैं, बताते हैं कि अगर खुदा आप पहुँच भी जाते हैं फिर भी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। ये रूट क्या होता है? यानी ये जिस तरह यही कश्ती हादसा है यूनान वाला, ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे और फिर इसके नतीजे में ये पहुँच जाते तो क्या होना था? पहले 2 रास्ते हुआ करते थे जी। आज से अगर 5-7 साल पहले हम बात करें तो लोग वाया ग्रीस जाते थे, टर्की ग्रीस, एंड देन वो यूरोप की तरफ मूव कर। अब ग्रीस जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ चेक पोस्टें बन गई हैं, मुश्किल है, सिक्योरिटी है। तो लोग अब यूरोप जाने के लिए लीबिया से जाते हैं मोस्टली। यहाँ से पाकिस्तान से दुबई चले गए, दुबई से लीबिया, या डायरेक्ट चले गए, या किसी अफ्रीका कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ से वो लीबिया जाते हैं। अब ये जो लोग हैं, पिछले 1.5-2 माह से लीबिया इन्होंने स्टे किया हुआ था और ये इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही हमें डैंकर, वो जो एजेंट है, वो हमें बताएगा तो हम आगे मूव होंगे। खौफ आपके अंदर एक तारी रहता है कि मुझे पुलिस ना पकड़ ले, आपको कोई बाइज्जत जॉब नहीं मिलती, आप घर से बाहर जाते हैं तो एक खौफ की फ़िज़ा होती है। जहां आप रहते हैं वो बाकी सारे आपसे काम करवाते हैं, उन्हें पता होता है कि ये बंदा नया है, ये पुलिस के पास भी नहीं जाएगा। जगह जगह पे आपका इस्तेहसाल होता है। कहीं आप जॉब पे जाते हैं तो ज़्यादातर बदकिस्मती से हमारे अपने देसी लोग, उसमें इंडियन पाकिस्तानी शामिल हैं, जो आपको मुआवजा नहीं देते। उन्हें पता होता है कि ये बंदा अपनी दादरसी के लिए पुलिस के पास भी नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो रफाकत, क्या इस सारी सिचुएशन में जब ये सारे मिले हैं, अब इनकी शनाख्त होगी जो लाशें मिली, और इसमें दूसरे ममालिक के कितने लोग थे, कौन कौन से ममालिक हैं? जी देखिए, अभी तो जो फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सिर्फ एक कश्ती जिस पे 83 अफराद सवार थे, उसमें 76 पाकिस्तानी थे, जिनमें से 35 बचे हैं। ठीक है, और उन 35 में अगर कहें कि 15 से ज्यादा जो बच्चे हैं ना, वो 10 साल से भी कम है, जिनमें 12 साल के बच्चे, मैं खुद उनको मिला हूँ कल रात को जाके, जो उन्होंने इंकशाफात किए कि 6-6 दिन उनको भूखा रखा गया, लिबिया में किस तरह से उन पर जुल्म हुआ और किस तरह गन पॉइंट पे उनको लोड किया गया। ठीक है, तो और उनको कश्ती को चलाने वाला, ये कश्तियां चोरी की कश्तियां थी जिस पे मछली पकड़ी जाती है, 7 से 10 मीटर की कश्ती थी, जिस पे क्या है कि 25 से 30 बंदे नहीं बैठते, ये 4-5 बंदे होते हैं और इनका मेन काम जो है मछली का शिकार करना होता है। लेकिन चूंकि इन लोगों के पास वो वसाइल नहीं होते कि पता चले कि मौसम की सिचुएशन क्या है। अब मैं बताता हूँ कि सख्त सर्दी और 9 before समंदर में जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके लिए भी काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए 120 बंदों में से सिर्फ उनको आखिरी 3 दिन तक सिर्फ 2 मजीद डेड बॉडीज मिली हैं। साथ साथ में ये बताता चलूं कि जो मैतें हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है, दो मैतें हैं उनकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई, उनका डीएनए रिक्वायर किया गया है। लेकिन जो 7 है उनमें से 5 तो पाकिस्तानी ये कंफर्म हो चुका है। जो डेड बॉडी की तरसील कर दी है कंपनी, उसके साथ सफारतखाना ने मामला तय कर लिए हैं और सफारतखाना पाकिस्तान की टीम जो है वो इस वक्त भी क्रीती जजीरे पे मौजूद है ताकि इनके डॉक्यूमेंट्स कितने लोग मिसिंग हैं, यानी जिनकी जो मिली नहीं है डेड बॉडीज वगैरह, या जी अभी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं और जो हमने रात को जाके बच्चों के साथ बात की, जो मुख्तलिफ क्योंकि 3 हादसात में 3 मुख्तलिफ किस्म के बच्चे हैं, तो उन्होंने बताया जी हम तो एक में से 35 बच्चे हैं, तो सीधी सीधी बात है एक में से तो 40 पक्के गए। ठीक है जी, बाकी एक में 46 बंदे थे, एक में 45। जी जी, तो ये बच्चों को यानी क्या, जब आपने उनसे बात की है, जो पाकिस्तानी बच्चे थे, ये कहाँ के थे और क्या इनको सिर्फ यूरोप बसने का एक वो सपना है जो जिसको लिए उन्होंने इतनी अपनी जान की बाजी लगा दी, या उन्हें पता ही नहीं था कि ये हालात होंगे? जी पता, जैसे अली शेर ने पहले कहा कि हालात पता होता है। देखिए, अब पाकिस्तान से एक 12 साल का बच्चा ट्रैवल करके दुबई जाता है, दुबई से उसको मिस्र ले जाया जाता है, मिस्र से उसको बाई रोड लिबिया ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये सफ़र एक दिन का मुहित नहीं है, 4-5 घंटे की फ्लाइट नहीं। जैसे ही वो पाकिस्तान से निकलता है
उसके लिए मुसीबतें, परेशानी और रीतें शुरू हो जाती हैं। लिबिया पहुंचते ही वहां पे दुनिया ही और है, वहां ना पे इंटरपोल काम कर रही है, ना जो उनके साहली इलाके हैं वहां पे किसी का कंट्रोल है, वो खुले दिल से काम करते हैं। और अभी भी 3-3.5 हजार पाकिस्तानी, ये छोटा फिगर नहीं है, 3-3.5 हजार पाकिस्तानी जो है वहां इन एजेंटों की कैद में बैठा पड़ा है, जिनसे 20 से 25-30 लाख रुपए ले लिए गए हैं एडवांस में, चाहे वो मरे चाहे वो जिए। ये लीबिया में इस हादसा को जी लीबिया में ये हादसा नहीं होना चाहिए था। जब पिछले साल जून में हमने 400 बच्चा अपना गंवाया था, अगर हुकूमत पाकिस्तान उस पर सीरियस एक्शन लेती। तो गवर्नमेंट क्यों आंखें बंद करके बैठी है जब यहाँ से लोग फ्लाई करते हैं? अली शेर, आप क्या इसको कंक्लूड किस तरह से करते हैं आप इसे कि क्या करें अब, यानी स्टेप क्या होने चाहिए? पहले हादसा हुआ, 400 लोग हुए, हमने बड़ा यहाँ पे मातम किया, चीज़ें की, लेकिन अमली कोई इकदाम नहीं हुआ। आप जिस तरह से रफाकत हैं, आप हैं, आप लोगों को दे तो रहे हैं शऊर कि ना आए, हालात इतने साजगार नहीं है, इससे बेहतर पाकिस्तान में हालात हैं, इस सब के बावजूद रोके कैसे अब? फ़र्क भाई, मैं किसी को मायूस नहीं करना चाहता, ना कभी कोशिश की है। मकसद ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि रियलिटी क्या है। देखें, अब 1 साल कबल इतना बड़ा हादसा हुआ है, 1 साल के बाद फिर ये दूसरा हादसा है, और ये वो चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं, ये आप जहन में रखें। बहुत सारी ऐसी कश्तियाँ हैं जो डेली बुनियाद पे डूबती होंगी, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती। एजेंट यहाँ से दिखाता है, ख्वाब आपको दिखाता है कि आप 15 दिन में यूरोप पहुँच जाएंगे। मैं सर आपको बता रहा हूँ कि एक बंदा आया है, वो कहता है जी 15 दिन के बाद आप वहाँ पे होंगे। मेरे गाँव से एक बंदा जाता है, अभी वो पहुंचता नहीं है, वो किसी अफ्रीकी के मुल्क में अभी स्टे उसने किया हुआ, बाकी सारा गांव उस बंदे का इंतज़ार कर रहा है, साहब कब आएंगे, हम उन्हें पैसे देंगे ताकि हमारे बच्चे रह ना जाएं यहाँ पे। उसने इतना इंतज़ार नहीं किया कि 15 दिन मैं देख लूँ कि ये बंदा जाता भी है या नहीं। अब तकरीबन 15 से 16 लोग जो हैं वो लीबिया स्टक हुए पड़े हैं। और उनसे पैसे किस तरह से मंगवाए जाते हैं? यहाँ से ब्लैकमेल किया जाता है उन्हें? नहीं, पैसे आधे तो उन्होंने यहीं पे ले लेते हैं ना, आधे लीबिया जाके ले लेते हैं कि अब हमने आपको आगे निकाल नहीं था, जब आप बाकी पेमेंट करेंगे तो आपकी मजबूरी है, आपका प्यारा वहाँ उनके हाथ में है, आपने पैसे देने ही देने हैं। अब आपने जो तो आप इतना सब कुछ बता रहे हैं, उसके बावजूद जो लोग हैं उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि वो कहते हैं हमारा बच्चा कहीं यूरोप जाने से रह ना जाए। मैं अगर किसी को कहूँगा नहीं जी, मेरे रियलिटी ये सोचेंगे कि शायद ये बंदा हसद कर रहा है या जालिस है, ये खुद यूरोप में और हमें मशवरा दे रहा है कि आप यूरोप ना आए। मैं कहता हूँ जी यूरोप ज़रूर आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे वेज हैं, आप उनको इस्तेमाल करें। ठीक है, ये बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है। यानी एक तरफ आप अपनी जान खो रहे हैं, आप अपना माल ज़ाया कर रहे हैं, जो दौलत आपके वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से कमाई है वो आप इन एजेंटों की नज़र कर रहे हैं, और फिर आपका कोई पता नहीं है, यकीन नहीं कि आप कहाँ पहुँचेंगे, आप अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो कानूनी तरीके जो हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ममालिक में आप ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन अपनी जान की बाजी लगा के नहीं जाना चाहिए। और ये मालूमात अब आप तक पहुंच चुकी हैं, फिर भी अगर आपको कोई बरगलार है तो आपको देखना चाहिए कि वो बच्चा जिसे आपने जवान किया है इतनी मेहनत से, उसे आप समुंदर की नज़र कर देंगे, पानी की नज़र कर देंगे, और फिर ये आपके सामने ही है कि कुछ शनाख्त भी नहीं हो पाती इन जो लाशों की। ये सूरत हाल है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इदारों को ये सोचना होगा कि हम कब तक ये इस तरह से जो कीमती इंसानी जानें हैं वो ज़ाया होते देखते रहेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे। पाकिस्तान में इंटरनेट की जो सुस्त रवि है ये बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। इसके क्या नुकसानात हैं, क्या भुगत रहे हैं, और इसको ठीक करने के लिए इकदाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं इरफान मलिक साहब, जो कि डाटा साइंटिस्ट हैं, और पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सूरत हाल है उस पर बात करने वाले जो तवाना आवाज़ें हैं उनमें से एक आवाज़ इनकी है। इरफान मलिक साहब, खुशामदीद। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त जो पाकिस्तान में इंटरनेट की सूरत हाल है, पहले तो उस पर कुछ बताइएगा। देखिए, अभी तो वही एक अनसर्टेनिटी है जी। किसी के पास इंटरनेट चल रहा है, किसी के पास नहीं चल रहा, किसी के पास स्लो चल रहा है, लोगों को पता नहीं है कि मसला है क्या, ये मसला कब हल होगा। किसी के क्लाइंट्स जा रहे हैं, कोई खुद मुल्क छोड़ के जा रहा है, तो इस वक्त तो कंप्लीट अनसर्टेनिटी है ना सर। कहीं पे इंटरनेट बेहतर है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे वीपीएन चल रहा है, कहीं पे नहीं चल रहा, कोई सार है इस वक्त। तो क्या इस सारी सिचुएशन में आप क्या देखते हैं? मुझे याद है कि शायद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जब ये सारी सूरत हाल सामना करना पड़ा। कोई हुकूमती ओहदेदार या किसी से कोई आला ओहदेदार जिनसे आपको बात करने का मौका मिला हो, या आपने आवाज़ उन तक पहुंचाने की कोशिश की हो, कोई फीडबैक आया हो?
सर सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें तो ऐसा लग रहा है हम दीवार से बातें कर रहे हैं। कोई वीडियो रिकॉर्ड करो, कोई मैसेज दो, कोई रोना रो दो, कोई तकलीफ शेयर कर दो, किसी की कोई प्रॉब्लम शेयर कर दो, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दीवार से बात कर रहे हैं। नोबडी इज कंसीडरिंग इट सीरियस। कभी कभी तो ये लगता है कि शायद हम इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, या हम शायद कहीं गलत जगह पे हैं, हमें कोई सुन नहीं रहा, कोई कांटेक्ट नहीं है किसी किस्म का। जी बिल्कुल क्लीन हम बोल रहे हैं पर कोई नहीं सुन रहा इस वक्त, और ना ही कोई हमें इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। अरे साहब, कुछ मेरे कुछ दोस्त हैं जो जाहिर बात है जिनका काम ये आईटी सर्विसेज से है, और मुझे यही पता चला कि मैंने उन्हें कहा कि आपने बहुत बड़ा ऑफिस बनाया था लाहौर में, तो क्या हुआ कि आप यहाँ पे दिलचस्पी नहीं ले रहे? तो उन्होंने बताया कि हमारे 3 कॉन्ट्रैक्ट हमें मेजर मिले थे जो कि बैरून मुल्क से थे, और आखिरी कॉन्ट्रैक्ट वो कह रहे हैं कि इसी माह वापस लिया गया, क्योंकि बाहर भी जाहिर बात है ये सब आप जब कोई काम लेते हैं वो फिर आप पूरा नहीं कर पाते, या फिर बाहर ख़बर तो पहुंच रही है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। तो आप बताएं कि आप तो कुछ चीज़ों के यानी शाहिद हैं, देख रहे हैं, कोई नुकसान का तखमीना क्या है, बात कहाँ तक पहुंची हुई है? यार अब क्या नुकसान का तखमीना लगा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी इस कॉल से पहले मेरा एक इंटरव्यू सेशन चल रहा है, अभी लोग बाहर बैठे भी हैं और कुछ लोग अभी आए हैं। मैं कुछ लोग हायर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फ्रीलांसिंग कर रहे थे 5-5 साल से। मैंने 2 बच्चों के रिज्यूमे देखे, मैंने कहा जी आप 5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अचानक से आपको जॉब की जरूरत क्यों पड़ गई? 5 साल एक बहुत बड़ा टेन्योर होता है, उसके बाद आप स्टार्टअप में जाने के काबिल हो जाते हैं। उन्होंने कहा जी जिन क्लाइंट से हम काम कर रहे थे उन क्लाइंट को हम सर्विसेज नहीं दे पा रहे थे, क्लाइंट को अनसर्टेनिटी आई, इंटरनेट की वजह से हमारा काम की प्रोडक्टिविटी उतनी रही, उन्होंने हमें छोड़ दिया। आप मुझे ये बताएं कि जिसने सारे पैसे अपने बच्चे की ग्रेजुएशन पे लगा दिए कि ये बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, बड़े बड़े काम करेगा, कंपनी उसको निकाल रही है क्योंकि कंपनी के पास काम नहीं, और फ्रीलांसिंग में उसको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, और तालीम उसकी आईटी की है, बाहर वो जा नहीं सकता, लोग हमें वीजाज नहीं दे रहे, वो क्या करेगा इस मुल्क में रह के? वो सोशल मीडिया पे गालियां देगा, या वो किसी को बुरा भला कहेगा, या वो क्राइम के रास्ते पे जाएगा, या वो नेगेटिविटी फैलाएगा, या वो खुदा ना खास्ता एक्सट्रीम डिसीजंस लेगा? वो करेगा क्या, आप बताएं जरा। तो आपके पास जब ये सवालात लोग लेके आते हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैं यानी मुझे तो ये सिचुएशन मेरे लिए भी ऐसे है कि मेरे पास भी शायद मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी ये सूरत हाल है, हम कोशिश करते हैं आज के प्रोग्राम में अगर हम ये बात कर रहे हैं तो शायद हम यही सोच के कर रहे हैं कि खुद इस इंडस्ट्री से वाबस्ता इनडायरेक्टली कहीं हम हैं, और हम देख रहे हैं कि लोगों का हमारे सामने कितना नुकसान हो रहा है, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए भी नुकसान है। पाकिस्तान की मईशत के लिए जो डॉलर बड़े सूदमंद थे वो आना बंद हो गए, पाकिस्तान के लिए जो ट्रस्ट का डेफिसिट है वो भी आप उसका कोई मेजरमेंट नहीं है उसकी। तो आप इन लोगों को कैसे इनके सवालात के जवाब दे रहे हैं? पाकिस्तान में ना चंद लोग हैं, छोटा सा तबका ऐसा है जो इस सारे अंधेरे के अंदर भी रोशनी की किरण देख रहा है। वो पॉजिटिव हैं, वो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। एक्चुअली ईमानदारी की बात बताऊं तो आपने उनको भी स्पीचलेस कर दिया। एक वक्त था मैं क्राउड में जाके अगर टॉक दे रहा होता तो मैं कहता था कि पाकिस्तान के अंदर अगर मसाइल ज्यादा हैं तो पाकिस्तान की इन्हीं मसाइल की वजह से अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं। आप ज्यादा प्रॉब्लम्स को करो और ज्यादा आइडियाज कंसीव करो, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो, ज्यादा ऊपर जाओगे। तो आगे से सवाल आता है कि सर इंटरनेट तो है नहीं, करें क्या? इंटरनेट ऑक्सीजन है। आप इस मुल्क का ऑक्सीजन बंद मत करें तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना लेंगे हम, कोई ना कोई जरिया ढूंढ लेंगे, हम सरवाइव कर जाएंगे, इंशाल्लाह ग्रो भी कर जाएंगे। खुदा के लिए ऑक्सीजन बंद मत करें। इसके साथ ना कोई सोल्यूशन है हमारे पास, ना हमारे पास कोई जवाब है। मेरे पास तो नहीं है सर। तो मलिक साहब, आप लोग कोई कोशिश इस तरह से, वैसे तो इंडिविजुअली तो आप लोग कर रहे हैं कि इकट्ठे होकर किसी तरह से किसी से मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए, कोई ऐसी कोई चीज़ की जाए, कोई काविश, या आईटी के जो बड़े नाम हैं वो किसी तरह से इकट्ठे हों? पाकिस्तान में बहुत बड़ा ये काम था जो आईटी से वाबस्ता लोग हैं, तो कोई इस तरह की कोशिश, या आप जो देख रहे हैं कि पार्लियामान में जो बात हो रही है, आईटी मिनिस्टर साहब आई, उन्होंने जो बातें की, आप उनसे मुतमईन हैं? यार आईटी मिनिस्टर की बातों से तो मुतमिन तो बड़ी दूर की बात है। हैरानी होती है, मैं तो हजम ही नहीं कर पाता जब मुझे ये सुनने को मिलता है कि सिर्फ 2% लोग ट्विटर यूज करें, जब मुझे ये सुनने को मिलता है कि वीपीएन से इंटरनेट का सारा मसला है, जब मुझे ये सुनने को मिलता है कि फायरवॉल कभी है ही नहीं, जब मुझे ये सुनने को मिलता है, देयर आर सो मेनी स्टेटमेंट्स यार जो हजम नहीं होती ऑनेस्टली स्पीकिंग। और रह गई बात इकट्ठे होने की, हम इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे, तो भाई ईमानदारी की बात है, डर लगता। अभी कम से कम हम 150 लोगों का रिस्क का जरिया है हमारी कंपनी, और कम से कम हम सोशल मीडिया पे आके चंद हजार लोगों को पढ़ा पा रहे हैं, एजुकेट कर पा रहे हैं, उनमें होप दे रहे हैं। ये भी सारा बंद हो जाना। मुझे तो किसी ने ये कहा कि भाई ज्यादा मत बोलना वरना ये भी बंद हो जाएगा।
आप क्या बातें कर रहे हैं इकट्ठे ठीक है, यार, आप ये कह रहे हैं डूबती कि भाई इसी नुकसान, अब डैमेज जितना कम से कम हो उसके लिए हम कह रहे हैं कि जितनी हमारी बात कर रहे हैं शायद वो करने की इजाज़त भी ले ली जाए, तो इसलिए धीमे दिनों में ही हम बात मैं बस ये चाह रहा हूँ कि यार इज्जत भी बची रहे और ये जो छोटा मोटा हम कम्युनिटी को वापस कर पा रहे हैं ये भी चलता रहे। और यूनिटी नाम की क्या चीज़ है, देखें अगर किसी ने एक्शन लेना हो ना तो आप ये नहीं कह सकते क्या आप, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं, वैसे यूजुअली नहीं होता कि प्रोग्राम में कोई आपसे सवाल करे, बट यू आर सिटिंग इन अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि सारे हालात ऊपर पता नहीं है? बिल्कुल ठीक है, जब इतनी चीखो पुकार हो रही है, जब इतना रेमिटेंस का मसला चल रहा है तो बात तो फिर पता है ऊपर। बिल्कुल ठीक है, देखो इंफॉर्मेशन पहुंचाना हमारा काम है, इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है, इन्फोर्स हम कर नहीं सकते, प्रेशर हम डाल नहीं सकते क्योंकि हम कमजोर लोग हैं यार, आम पब्लिक कमजोर हो गई है आजकल ना। ठीक है इरफान मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमने ये कोशिश की है कि ये बात जो पहले से पता है लेकिन फिर भी दस्तक देना ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान की, जो आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखती है इंटरनेट, और इस इंटरनेट की सुस्त रवि और इससे कितना नुकसान हो रहा है हम अभी कुछ बता नहीं पा रहे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसका जो नुकसान है ये बढ़ता जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए सोचना होगा, जिनके पास इख्तियार है उनको आगे बढ़ना होगा और इसे रोकना होगा कि यहाँ से जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। और इस यही हमने इससे प्रोग्राम से पहले जब हम सेगमेंट कर रहे थे तो ये हम देख रहे थे लोग डंकी लगा के बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं, क्यों ऐसे मुल्क में हालात पैदा हुए हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ से हिजरत की जाए। इन तमाम अवामिल पे सोचने वालों को सोचना चाहिए, इख्तियार है जिनके पास उनको कुछ करना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।